Hello everyone. In Light of Law is back with its new video. In our last video, we have discussed the master and servant relationship in detail. And in this one, we are going to discuss principal and agent relationship, the relation between partners, and the vicarious liability of state. So without wasting any time, let's start our topic. So our first topic is principal and agent relationship. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रिंसिपल कौन होता है और एजेंट कौन होता है. सो प्रिंसिपल इज अ पर्सन हु ऑथराइजेज समवन टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ. और जो पर्सन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है वो होता है एजेंट. एंड इट इज ऑलवेज स्टेटेड दैट प्रिंसिपल विल बी लाइबल फॉर एनी एक्ट कमिटेड बाय हिज एजेंट. अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि जो पर्टिकुलर एक्ट है वो प्रिंसिपल के थ्रू ऑथराइज्ड होना चाहिए, और अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है. इसलिए अगर प्रिंसिपल किसी टॉर्टियस एक्ट को ऑथराइज कर देता है तो एजेंट के साथ साथ प्रिंसिपल की भी उतनी ही लाइबिलिटी अराइज होगी, या हम कह सकते हैं कि दोनों जॉइंट टॉर्टफीजर होंगे. नाउ देयर इज अ लैंडमार्क केस रिलेटेड टू इट विच इज लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कॉर्पोरेशन. बेसिकली इस केस में मिसेस लॉयड, जो 2 कॉटेजेस की ओनर होती हैं, वो अपनी इनकम से सेटिस्फाइड ना होने की वजह से ग्रेट स्मिथ एंड कॉर्पोरेशन नाम की फर्म को अप्रोच करती हैं. अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करने के बाद वहाँ का मैनेजिंग क्लर्क उनको ये एडवाइस देता है कि उनको अपने कॉटेजेस बेच देने चाहिए और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए. इसके लिए वो क्लर्क उनसे सेल के पेपर्स भी साइन करवा लेता है, बट रियलिटी में उन पेपर्स में सारी प्रॉपर्टी उस क्लर्क के ही नाम हो रही होती है, जो वो बाय फ्रॉड साइन करवाता है सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, बिना वहाँ के प्रिंसिपल की परमिशन के. और वो खुद उन कॉटेजेस को बेच देता है जिससे उसको बेनिफिट होता है. अब इस केस में एजेंट ने एक्ट तो अपने पर्सनल गेन के लिए किया था, लेकिन अथॉरिटी के अंडर रहकर किया था, इसलिए यहाँ प्रिंसिपल की भी उतनी ही लाइबिलिटी अराइज हुई. सेकंड रिलेशन है पार्टनर्स का. तो पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप भी प्रिंसिपल और एजेंट जैसा ही होता है. एंड इन केस इफ वन ऑफ द पार्टनर्स कमिट सम रॉन्गफुल एक्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस, then all the other partners will be held liable for that act. इसका एक लैंडमार्क केस है हैमलिन वर्सेस ह्यूस्टन एंड कॉर्पोरेशन. इस केस में डिफेंडेंट की फर्म जो 2 पार्टनर्स की होती है, उन 2 में से एक पार्टनर प्लेंटिफ के क्लर्क को ब्राइब देता है कि वो प्लेंटिफ के सारे बिजनेस सीक्रेट्स को रिवील कर दे, जिससे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाए और प्लेंटिफ को नुकसान हो. अब यहाँ रॉन्गफुल एक्ट एक पार्टनर ने कमिट किया, बट क्योंकि उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप थी, इसीलिए वो दोनों ही लाइबल हुए. अब आते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट पर, यानी स्टेट या गवर्नमेंट की वाइकेरियस लाइबिलिटी कब अराइज होती है. अब हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि गवर्नमेंट भी किसी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही खुद स्यू हो सकती है या किसी और को स्यू कर सकती है. एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इज ऑल्सो नोन एज द टॉर्टियस लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और इसीलिए स्टेट अपने सर्वेंट्स के टॉर्टियस एक्ट के लिए लाइबल होता है. अब इन केस अगर गवर्नमेंट को स्यू किया जाता है तो वो किया जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पर, और किसी स्टेट को स्यू किया जाता है तो वो किया जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट के नाम पर. नाउ कमिंग टू द पोजीशन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी इन इंग्लैंड. इंग्लिश लॉ में एक मैक्सिम है, द किंग कैन डू नो रॉन्ग. अब नाम से ही पता चल रहा है कि किंग कोई गलती नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने सर्वेंट्स के रॉन्गफुल एक्ट के लिए भी लाइबल नहीं होता था, चाहे वो खुद ऑथराइज करे इस एक्ट को या उसके सर्वेंट ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में करें, तब भी किंग को कोई स्यू नहीं कर सकता था. इस चीज़ को चेंज किया क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947 ने. इस एक्ट के आने के बाद किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह ही किंग की भी अपने सर्वेंट के टॉर्टियस एक्ट के लिए लाइबिलिटी अराइज होने लगी. अब देखते हैं पोजीशन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी इन इंडिया. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 300 हमें ये राइट देता है कि हम गवर्नमेंट को भी स्यू कर सकते हैं. अब स्टेट की लाइबिलिटी के लिए आर्टिकल 300 में ये कहा गया है
कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्यू करती है या उसको स्यू किया जाता है तो वो होगा यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पर, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट उस पर्टिकुलर स्टेट के नाम पर स्यू करेगी या खुद स्यू होगी। ये तो बात हुई कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के बाद, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डोमिनियन ऑफ इंडिया के नाम पर स्यू होती थी और स्टेट गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविंसेस के नाम पे स्यू होता था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टेट की लाइबिलिटी सिर्फ नॉन सोवरेन फंक्शंस में ही अराइज होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोवरेन और नॉन सोवरेन फंक्शंस में डिफरेंस क्या है। सोवरेन फंक्शंस यानी इंडिपेंडेंट, इट मीन्स ऐसे फंक्शंस जो स्टेट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है, जैसे डिफेंस सिस्टम है, एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, पुलिस है, वो अपने सारे फंक्शंस इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है। अब ऐसे में कोई रॉन्गफुल एक्ट हो भी जाता है तो यहाँ स्टेट की लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। जबकि नॉन सोवरेन फंक्शंस यानी डिपेंडेंट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ये सारे डिपेंडेंट फंक्शंस के अंडर आते हैं। यहाँ अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो उसके लिए स्टेट लाइबल होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट लैंडमार्क केस है पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड दिस वाज द फर्स्ट केस इन विच द सोवरेन इम्यूनिटी ऑफ द स्टेट वाज डिबेटेड। इस केस में बेसिकली ये होता है कि प्लेंटिफ एक डॉकयार्ड जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उसके साइड से हॉर्स कार्ट में ट्रैवल कर रहा होता है। डॉकयार्ड में डिफेंडेंट के सर्वेंट की नेग्लिजेंस की वजह से एक हैवी आयरन पीस छूट जाता है, जिससे वो हॉर्स डर जाता है और उसे काफ़ी सारी इंजरीज होती हैं। यहाँ पर प्लेंटिफ सर्वेंट जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉय करती है उसके नेग्लिजेंस के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट सूट फाइल करती है। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि डॉकयार्ड का मेंटेनेंस नॉन सोवरेन फंक्शंस के अंडर आता है, इसलिए गवर्नमेंट लाइबल हुई और प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन भी मिला। नेक्स्ट केस है नौबिन चंद्र दे वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस केस में प्लेंटिफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करता है क्योंकि गवर्नमेंट पहले तो लिक्वर और ड्रग्स के लाइसेंस इशू करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर देती है और फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करती है। बट इस केस में ये पता चला कि जो एक्ट है वो सोवरेन फंक्शंस के अंडर हुआ था, इसलिए स्टेट की लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई। नेक्स्ट केस है श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में गवर्नमेंट का एक ट्रक जो फेमाइन रिलीफ वर्क में एंगेज था वो नेग्लिजेंटली एक पर्सन को हिट कर देता है। अब क्योंकि फेमाइन रिलीफ वर्क स्टेट का सोवरेन फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्टेट की लाइबिलिटी अराइज हुई, क्योंकि ये काम कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता था, इसलिए ये नॉन सोवरेन फंक्शन है और स्टेट लाइबल होगा। So guys, that's it for today. If you found my video helpful, then please like it and subscribe our channel in Light of Law. Thank you so much.